वकालत से बेहतर और कोई फील्ड नहीं है। अगर हम देखें कि हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर थे या जितने भी ग्रेट सोशल वर्कर हुए हैं वो सब एडवोकेट हुए हैं जी। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी रोजी रोटी चलाते हुए आप जनता की आवाज़ को उठा सकते हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि एक जो अधिवक्ता होता है वो लीडर भी होता है और प्लीडर तो होता ही होता है। कोर्ट रूम के अंदर वो अपने क्लाइंट्स की बात को प्लीड करता है और कोर्ट रूम के बाहर उसी जनता की बात को लीड करता है। एक सफल अधिवक्ता कैसे बने, चूंकि काले कोट का रुतबा, इज्जत, शोहरत ये तो हर किसी को पसंद होता है। देखो प्रदीप, अगर हम कुछ समय पहले की बात करें, काफ़ी समय पहले की बात, तो वकालत का जो पेशा था वो सिंबल ऑफ स्टेटस होता था जी। लोग कहते हैं कि पहले खान बहादुर और राय बहादुर परिवारों के लोग इस पेशे में आते थे जिनका मकसद धन अर्जन करना नहीं होता था। वो एक सोशल स्टेटस ऑफ सिंबल के लिए वकालत में आया करते थे। बड़े बड़े परिवारों के लोगों को हमने देखा है आज़ादी के पहले, अगर देखें इतिहास में पढ़ने को मिलता है कि वो लोग वकालत में आए जिनके परिवारों में कोई पैसे की कमी नहीं होती थी। लेकिन आज स्थितियां उससे अलग हैं। आज एक रिक्शे वाले का बेटा भी वकालत में आ रहा है, एक आम मजदूर का बेटा भी वकालत में आ रहा है, एक रेहड़ी पटरी वाले का बेटा भी वकालत में आ रहा है। तो आज वो अपनी रोजी रोटी के लिए यहाँ आके जद्दोजहद करता है। तो आज स्थितियाँ उससे अलग हैं। स्टेटस ऑफ सिंबल तो है ही। अब ये बात अलग है कि कुछ लोग काला कोट सिर्फ इसलिए पहन के कचहरी आ रहे हैं कि वो उसको प्रोटेक्शन के रूप में इस्तेमाल कर सकें। लेकिन एज ए मेजॉरिटी में अगर देखा जाए तो लोग यहाँ रोजी रोटी के लिए आते हैं और उनके अंदर जज्बा होता है। मैं ये समझता हूँ कि जो भी वकालत के पेशे को जो चुनता है, कहीं ना कहीं ये जज्बा ज़रूर होता है कि हमें जनता की लड़ाई लड़नी है। तो जहाँ तक सफल अधिवक्ता बनने की बात है या नए अधिवक्ताओं के लिए कि कचहरी में कैसे स्ट्रगल शुरू किया जाए, तो मैं फिर से वही बात कहूँगा जो मैंने शुरुआत में कही थी कि सबसे पहली चीज़ है कि कानून की बारीकियों की जानकारी होना। प्रोविजंस पे हमारा एक अच्छा खासा कमांड होना चाहिए। इसी के साथ साथ कानून की बारीकियों की जानकारी होना, कानून की हमें समझ होनी चाहिए। प्रैक्टिकल अप्रोच, जब हम कचहरी में आते हैं तो हमें प्रैक्टिकल चीज़ें समझ में आती हैं। लॉ कॉलेज से निकलने के बाद प्रैक्टिकल कुछ दूसरा होता है। तो उस अपने किताबी नॉलेज को किस तरीके से हम अपने व्यवहारिक काम में इस्तेमाल करें, धीरे धीरे ये ग्रेजुअली ये चीज़ें समझ में आती हैं। और काम के प्रति डेडिकेशन, डिवोशन, डेडिकेशन, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। जब डिवोटेड होके, डेडिकेटेड होके हम हार्डवर्क करते हैं तो डेस्टिनी बनती है। मेरा ऐसा मानना है कि अच्छे अधिवक्ता की पहचान कैसे करें, अच्छे अधिवक्ता के पास हम कैसे पहुँचें। समझता हूँ कि यह एक बहुत बड़ी समस्या है, सिर्फ कचहरी के अंदर नहीं। कोई बीमार है, हम अच्छा डॉक्टर कैसे ढूंढें, किसी को और काम कराना है तो अच्छे प्रोफेशनल के पास कैसे जाएं। तो ये समस्या समाज के हर तबके के लिए है और इसका जहाँ तक कोई परमानेंट सोल्यूशन तो इसका नहीं है। लेकिन अगर हमें कचहरी से संबंधित कोई समस्या है, देखो एक बात मुझे याद आ गई। हम लोगों के कक्षा हम लोग 11-12 में पढ़ते थे तो हिंदी के टीचर थे त्रिवेदी जी। वो कहा करते थे कि हमारी नानी हमें कहती थी कि जब आप खाली हो, कोई काम ना हो, तो या तो आप कचहरी जाओ घूमने या अस्पताल जाओ। क्योंकि दो जगह ऐसी हैं जहाँ पे लोगों का शोषण होता है क्योंकि वहाँ की जानकारी नहीं होती। तो इसीलिए आप कचहरियों में आओ, लोगों से चर्चा करो, वकीलों के बारे में जांच पड़ताल करो, पूछो कि भाई कौन वकील कैसा है, किसका काम फेयर है, ईमानदारी से काम कौन करता है, किसको कैसा नॉलेज है, ये पता करना पड़ता है। क्योंकि स्थितियाँ देखो, समाज उसी समाज का अधिवक्ता भी अंग है जिस समाज में तमाम तरीके की बुराइयां आ गई हैं। तो उन बुराइयों से अधिवक्ता समाज भी दूर नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब लोग ऐसे हैं, कुछ लोग होते हैं सब जगह, अभी भी बहुत अच्छे लोग हैं। तो ये तो ढूंढना पड़ेगा, कोई फार्मूला नहीं है। आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। जिन लोगों के मुकदमे कचहरी में चल रहे हैं उन लोगों से आपको मिलना पड़ेगा। थोड़ा सा आजकल इंटरनेट का दौर है, इंटरनेट सोशल साइट्स पे उनकी प्रोफाइल को सर्च करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली आप सही आदमी तक पहुंच जाएंगे। उनका बैकग्राउंड थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो आप अगर ढूंढेंगे, कुछ लोगों से संपर्क करेंगे, कुछ क्लाइंट से संपर्क करेंगे, तो ज़रूर कोई ना कोई आपको सही अधिवक्ता तक पहुंचा देगा। न्याय पाने के लिए एक सहारा लेकर, बहुत बड़ी उम्मीद लेकर कचहरी आते हैं, लेकिन न्याय पाने में उनको बहुत समय लग जाता है। तो शीघ्रता से न्याय पाने के लिए सर कोई ऑप्शन? देखो, मुकदमों के जहाँ तक विलम्ब से डिस्पोजल होने का सवाल है जी, यह एक पॉलिसी मैटर है जी।
लोग कहते हैं वकील जिम्मेदार हैं, कुछ परसेंट जी, बाकी एडजॉर्मेंट आने से जिरह के लिए एप्लीकेशन दे दें, जिरह ना करें अगली तारीख में, इससे बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जी। उसके लिए एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। भाई एक कोर्ट में 200 से 250 मुकदमे फ़िलहाल कानपुर में लगते हैं, और इससे भी ज़्यादा लग जाएं। जी। आप ये समझ लो कि अगर 4 भी गवाह आ गए तो कितने लोगों से पेशकार जिरह लिख पाएगा एक दिन में। जी। तो नंबर ऑफ कोर्ट्स की ज़रूरत है, नंबर ऑफ जजेज को बढ़ाने की ज़रूरत है, जो कोर्ट का मिनिस्ट्रियल स्टाफ होता है, जो क्लर्कर स्टाफ होता है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। जब ये हो जाएगा तो अपने आप स्मूथली केस आगे बढ़ने लगेंगे। दूसरा देखो, जहाँ तक पेनेंसी की बात है, चलिए अब चलो अभी इसमें इसी में शीघ्र निस्तारण में ही रहते हैं। शीघ्र निस्तारण में तो शीघ्र निस्तारण में सरकारों को कुछ टाइम बाउंड ट्रायल का कानून बनाना पड़ेगा। जी। जैसे ऑफेंस अगेंस्ट वीमेन है, महिलाओं से संबंधित जो अपराध हैं, जो हीनियस क्राइम हैं, उन हीनियस क्राइम्स से रिलेटेड सरकार को पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि इनका एक तो टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन हो, टाइम बाउंड ट्रायल हो, इनका एविडेंस हो। होता क्या है, अगर किसी केस में पुलिस विटनेस है, 10 साल 15 साल 20 साल लग जाते हैं, पुलिस आती ही नहीं। समन जाएगा कोई फ़र्क नहीं उनको पड़ेगा, BW NBW जाएगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जब तक कि कोर्ट उनके सैलरी से वेतन काटने का ऑर्डर नहीं करेगी, जब तक वो टर्न अप नहीं होते। जी। मेरा भी 15 मार्च को कानपुर के एक बड़े सोशल वर्कर हैं संजीवा, वो और उनके साथियों का केस था 2000 का। जी। उन्होंने एक नाटक किया था तो पुलिस ने केस कर दिया था। पुलिस ही वादी, पुलिस ही विटनेस, और 20 साल हो गए, एक भी गवाह नहीं आया। तो गवाहों का समय पर ना आना भी एक बहुत बड़ा कारण है। जी। बाकी जो पार्टी हैं, जो व्यक्तिगत जो लोग हैं जिनके मुकदमे चल रहे हैं, उनको अपने एडवोकेट्स के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, पीछे पड़ना पड़ेगा, अपने केस की प्रॉपर तरीके से पैरवी करनी पड़ेगी, तो ज़रूर आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। एक्टिव रहना पड़ेगा। तो देखो आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्या है कि अगर आज किसी को सज़ा हो गई यहाँ से जी, या छूट गया मामला, अगर वो इलाहाबाद में अपील करता है तो 20 साल बाद अपील का नंबर आता है जी। तो ये तो पेनेंसी की वजह से है ना, कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जितने मुकदमों के लिए, उतना है नहीं। तो ये आलम है कि कोविड के पहले तक देश में लगभग 3,44,00,000 केसेस पूरे देश में ऑल इंडिया पैमाने पर पेंडिंग थे। और लास्ट ईयर फरवरी में जब पार्लियामेंट में डिस्कशन हो रहा था तो लॉ मिनिस्टर के द्वारा जो डाटा दिया गया कि 1 साल के अंदर 1 करोड़ केसेस इंक्रीज हो गए 1 साल के अंदर, जबकि कोविड में उस रेशियो से केसेस फाइल नहीं हुए थे जी, जिस रेशियो से नॉर्मल टाइम में, नॉर्मल दिनों में फाइल होते हैं। तो आज की पोजीशन ये है कि पूरे देश में 4 करोड़ से ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं जी। मैं एक बात बताऊं, 4th लॉ कमीशन ने 1980 के करीब सरकार को रिकमेंडेशन दी थी कि प्रति 10 लाख 50 जुडिशियल ऑफिसर होने चाहिए, जबकि उस समय 11-12 जुडिशियल ऑफिसर से 10 लाख की पॉपुलेशन में। 1980 से लेके आज 40 साल से ज़्यादा हो गया। इन 40 सालों में हम 10-11 जुडिशियल ऑफिसर से 18-19 जुडिशियल ऑफिसर तक पहुँचे हैं। आज भी हम 50 की गिनती तक नहीं पहुँच पाए। तो जुडिशियल ऑफिसर्स नहीं हैं, आपके पास कोटे नहीं हैं। कानून आप हर सेशंस में, हर पार्लियामेंट के सेशन में आप कानून बनाते हो। नया कानून आ गया डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, सैकड़ों की संख्या में डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बढ़ने लगे, आपकी अदालतें तो उतनी ही हैं। तो नंबर ऑफ कोर्ट्स बढ़ाना पड़ेगा। और दूसरा, सरकार को एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी। देखो आज अगर हर जज प्रतिदिन एक मुकदमा डिसाइड करे तब भी 100 साल लग जाएंगे, ये पेंडेंसी ख़त्म नहीं होगी, वो भी जब नए केसेस ना आए जी। तो आपको मैं समझता हूँ कि बाइफरकेट करना पड़ेगा। पुराने केसेस के लिए कुछ कोर्टों को आपको डिप्यूट करना पड़ेगा कि ये कोर्टें सिर्फ पुराने केसेस को डिसाइड करेंगी, उन्हीं का डिस्पोजल करेंगी, और नए केसेस जो आ रहे हैं उनका डिस्पोजल के लिए आपको कुछ दूसरे न्यायिक अधिकारियों को डिप्यूट करना पड़ेगा। इस तरीके से कुछ पॉलिसीज बनानी पड़ेगी। दूसरा, वो तमाम केसेस जिनमें 3 साल तक की सज़ा है लेकिन 25 साल 30 साल से पेंडिंग है, उनको सरकार को विड्रा करना पड़ेगा। NDPS के केसेस 6 महीने की सज़ा है लेकिन 10 साल से पेंडिंग है, उनको सरकार को विड्रा करना पड़ेगा। दूसरा, एक और प्रैक्टिकल समस्या है, कई केसेस तो ऐसे चल रहे हैं कि ना वादी आ रहा, ना प्रतिवादी आ रहा है, ना मुलजिम ना आ रहा है, ना कोई आ रहा है,
और चले हैं, डेटें पड़ रही हैं। तो ऐसे केसेस को भी सरकार को बड़े पैमाने पर हाई कोर्ट के साथ कोऑर्डिनेट करके विड्रा करना चाहिए, जिससे कि थोड़ा सा पेंडेंसी कम हो और बाकी जुडिशरी को बाइफरकेट करें, नंबर ऑफ कोर्ट्स को बढ़ाए, जजों की और कोर्ट्स की संख्या को बढ़ाना होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट करे। जी, आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी हमें मदद लेनी पड़ेगी, उसका भरपूर इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी मात्र नाम मात्र का इस्तेमाल है। कानपुर कहने को तो कारपोरेट सिटी है, लेकिन हमने सारे कोविड पीरियड में यहाँ देखा कि वर्चुअल कोर्ट नाम की थी, वकील को कोर्ट में जाना पड़ता था, बहस करनी पड़ती थी, जज साहब अपने चेंबर के अंदर बैठे होते थे, वो कंप्यूटर में होते थे। ये सुविधा नहीं दे पाए कानपुर में कि वकील को लिंक भेजें, वकील अपने घर या चेंबर से आर्गूमेंट कर सके। तो अभी इतने बैकवर्ड हैं हम डिजिटल के मामले में। अभी हाल ही में एफटीसी यानी कि फास्ट ट्रैक कोर्टों का भी गठन किया गया था सर। एफटीसी कोर्ट्स का गठन किया गया था कुछ साल पहले, लेकिन वो ख़त्म हो गई हैं। एफटीसी कोर्ट्स का भी वही हाल था, गवाह ज़्यादा आ जाते थे, लिख नहीं पाते थे, वो सिर्फ डेटें कम लगाने लगी थी। तो एफटीसी कोर्ट्स, देखिए हर कोर्ट्स को आप एफटीसी बनाइए ना, हर कोर्ट की प्रोसीडिंग आप उसको फास्ट करिए। एनआई एक्ट के जो मामले थे, स्पीडी ट्रायल, राइट टू एक्सेस ऑफ ए स्पीडी ट्रायल इज ए प्रोमिनेंट लीगल राइट ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुकदमों का शीघ्र निस्तारण एक महत्वपूर्ण अधिकार है। जस्टिस कृष्ण अय्यर का वो स्टेटमेंट हमें याद है, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, विलंब से मिला हुआ न्याय न्याय नहीं है। जी।